नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय मलावी यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने भारत मलावी व्यापार राउंड टेबल सम्मेलन में की शिरकत। राष्ट्रपति ने मलावी भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत मलावी आने वाले दिनों में आर्थिक संबंधों को देंगे विस्तार। दूसरी बार फिर सजा, नायाब सिंह सैनी के सिर पर हरियाणा के सीएम का ताज। अनिल विज समेत 13 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, बीजेपी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। 6 बार के विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। भाजपा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के ओबीसी विरोधी चेहरे हो गया है पर्दाफाश। स्कैम से बचो, राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ। मेटा, मीटवाई, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम ने की पहल की शुरुआत। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों पर रोक लगाना है अभियान का मकसद। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य के खिलाफ वारंट जारी। मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के सिलसिले में जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। एक विशेष अदालत ने 18 नवंबर से पहले पेश होने का दिया आदेश। इजरायली हमले में हमास प्रमुख यामा सिनवार की मौत। इजरायली सेना ने किया दावा। पुष्टि के लिए इजरायल ने की डीएनए की जांच। उत्तरी गजा में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विश्व शांति और कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के संदेश का जिक्र किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया से कहा कि उसे समाधान युद्ध में नहीं, बुद्ध में मिलेगा। भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं, बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। ये है वो संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ ये समारोह पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने का भी उत्सव रहा। पीएम ने पिछले 1 दशक में बुद्ध की विरासत के संरक्षण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि ये दरअसल भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। पीएम ने आजादी से पहले आक्रांताओं द्वारा भारतीय पहचान मिटाने के प्रयासों और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के तहत अपनी जड़ों को नजरअंदाज किए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब भारत विकसित होने के साथ साथ अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने पाली भाषा से जुड़े ग्रंथों और इतिहास को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के इस आयोजन को 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं और विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में आए बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञों ने और यादगार बना दिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सत्ता हासिल करने के प्रयास करने वाले दलों को बाहर का रास्ता दिखाया है और इस बार के विधानसभा चुनावों ने यह दिखा भी दिया है कि जन कल्याण के कार्यों के बल पर सत्ता विरोधी रुझान को मात दी जा सकती है। हरियाणा में आज तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा की नई सरकार का गठन हो गया है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। गुरुवार को पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। खास बात यह है कि 2024 की कैबिनेट में दक्षिण हरियाणा का दबदबा रहा, क्योंकि 13 मंत्रियों में से 6 मंत्री दक्षिण हरियाणा के हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरबील, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव ने शपथ ली। वहीं राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी समारोह में शामिल हुए। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी। ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के मतदाता का और मुझे सरकार में शामिल करने का, अपने नेतृत्व का मैं किस प्रकार से आभार प्रकट करूं। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको खूब अच्छे तरीके से काम करेंगे। सेवा, हर जिम्मेवारी में सेवा है, हर जिम्मेवारी में विकास है। सब मिलके काम करेंगे, जो आदेश होगा सीएम साहब का उसके मुताबिक काम करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के नए सीएम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और आज शपथ ग्रहण करने वाले उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। जीत की हैट्रिक लगाते हुए पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसे में भाजपा विश्वास से गदगद है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी दल बैकफुट पर साफ नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। भाजपा बड़े जनाधार के साथ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। झारखंड में बीजेपी ही गठबंधन की प्रमुख पार्टी होगी। ऐसे में भाजपा की हरियाणा में जीत से विपक्षी राजनीतिक पार्टी को संदेश साफ है। वहीं हरियाणा चुनाव की अप्रत्याशित हार से बदली राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। नीरज सिंह के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज हरियाणा। और हरियाणा में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार गठन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ेगा। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है। तीसरी बार जनता ने 14 और 19 से भी अधिक निर्णायक बहुमत दिया है। और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबको साथ लेके चलना, तो आज की सरकार भी सभी वर्ग को, क्या अगले समाज के, क्या पिछड़े, क्या अति पिछड़े, क्या दलित, सर्व समाज को वहाँ स्थान मिला है। सैनी जी की अगुवाई में और प्रभावी रूप से काम होगा। वहाँ सारे भाजपा और एनडीए के मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे, उनकी भी बैठक हुई है। तो विकास के रास्ते पर हरियाणा और तेजी से दौड़ेगा,
तो जनता ने विकास के लिए डबल इंजन सरकार को चुना है। और भारत और कनाडा के संबंध इस समय तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और जिसके केंद्र में है आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला, जिसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय राजनयिकों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये मात्र आरोप ही हैं। इन्हें लेकर सितंबर 2023 से अब तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया है, जिसे स्वयं ट्रूडो भी स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि इस तरह के आरोपों के पीछे आखिर क्या है ट्रूडो की मंशा। कूटनीति के खेल में अनर्गल आरोप बैकफायर भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ। कनाडाई पीएम के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत सरकार के राजनयिकों की संलिप्तता के गंभीर आरोप को लेकर भारत ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। बेबुनियाद बयानबाजी को सिरे से नकारते हुए भारत अब निरंतर कनाडा की पोल खोल रहा है। कनाडा का अब तक आरोपों को लेकर कोई सबूत साझा ना करना खुद ट्रूडो सरकार के रवैये और मंशा पर सवालिया निशान लगाता नजर आ रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बार फिर से तथ्यों को स्पष्ट तौर पर सामने रखते हुए मामले में ट्रूडो की राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित पैटर्न की ओर इशारा किया। So far, Canada has not given any evidence in support of the serious, very serious allegations that they've leveled against India and against Indian diplomats. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government. ट्रूडो ने बुधवार को यह स्वीकार किया था कि उनके पास निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल खुफिया जानकारी थी जिसे लेकर विदेश मंत्रालय ने सवाल खड़ा किया। PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. 26 प्रत्यार्पण अनुरोध और कई प्रोबेशनल अरेस्ट के लंबित अनुरोध को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार को आड़े हाथों लिया। 26 एक्स्ट्राडिशन केसेस पेंडिंग हैं। उन 26 के अलावे प्रोविजनल अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, उसमें भी कई एक सारे मामले वहाँ पर कनाडा में पेंडिंग है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई एक साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। अब तक उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई अरेस्ट किया है। कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर तथा 5 राजनयिकों की वापसी के बाद फिलहाल केवल इमरजेंसी वीजा ही दिए जा रहे हैं। पिछले साल निज्जर की हत्या के बाद से ही ट्रूडो के भारत पर बिना सबूत के बेबुनियाद आरोप दोनों देशों के संबंधों में लगातार खटास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हरियाणा में रेवाड़ी से 6 बार के विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी शेयर की और साथ ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी टैग किया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने लिखा है कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को AICC ओबीसी विभाग के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेज दिया है। साथ ही अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तीफा देने का यह निर्णय वास्तव में कठिन निर्णय था। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे परिवार का 70 वर्षों का जुड़ाव था। अजय यादव ने कहा कि क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह 1952 में विधायक बने थे और उसके बाद मैंने पारिवारिक परंपरा को जारी रखा था, लेकिन सोनिया गांधी के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार करने के लिए पार्टी आलाकमान से मोह भंग हो गया है। अजय यादव गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राजबब्बर को मैदान में उतार दिया। अजय यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हर जगह पर उन्होंने कहा था कि पार्टी की राज्य में जीत से पहले मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, जो ठीक नहीं थी। वहीं अजय यादव के बेटे रेवाड़ी से चुनाव में उतरे थे, लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा था।
और वहीं अजय यादव के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेता सीआर केसवन ने कहा है कि इससे कांग्रेस के ओबीसी विरोधी चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। कैप्टन Ajay Yadav's resignation from the Congress has truly exposed the OBC Virodi mentality and mindset of the Congress, and also exposed how the Congress party uses the OBC and other disadvantaged communities as political pawns. This resignation shows a mirror to the Congress party and Rahul Gandhi, who rants and bluffs talking about the welfare of OBC and ST communities, and has clearly shown how the Congress party insulted, humiliated and sidelined leaders and workers of the OBC community during the Haryana election. और वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में महाराजगंज में एक युवक की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी नेपाल भागने की फिराक में थे। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ के बीच गुरुवार को पुलिस की मुख्य आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने नानपारा बाईपास पर हांडा बसेहरी नहर के पास आरोपियों की घेराबंदी की, जहां पुलिस और आरोपियों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। बहराइच की एसपी वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। गिरफ्तार किए गए अन्य 3 आरोपियों के नाम मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल हैं। ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया हथियार बरामद कर लिया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में। अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वहीं विपक्ष आरोपियों के खिलाफ पुलिस की मुठभेड़ को फर्जी बता रहा है। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जिले में उग्र प्रदर्शन किया था। हामिद के बेटे सरफराज और तालिब की पुलिस से यही मुठभेड़ हुई है। ये नहर है, आपको दिखाएंगे कि नहर है, बड़ी नहर है जो नेपाल के नदी से गुजरती है। यहीं पर पुलिस ने उनको ट्रैक किया और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, जिसके कारण पुलिस को भी फायर करना पड़ा। उन दोनों लोगों के अलग अलग पैर में गोली लगी हुई है और यहाँ से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, बहराइच। संयुक्त दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। दिल्ली के सभी आरटीए ने साफ कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि बीते कई महीनों से धरना प्रदर्शन, हड़ताल, कैंडल मार्च से इस मामले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में उन्हें पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा, तो वो इसके लिए तैयार है। देखिए खास रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में लगातार जो है डॉक्टर में आक्रोश है और
वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप लोग बंगाल के साथ खड़े हुए हैं और दिल्ली से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग कोई फर्दर और ज़्यादा कठिन स्टेप ना उठाएं, इससे पहले कि आप इस मैटर को थोड़ा सा तुरंत इसको सुलझाए इस चीज़। जहाँ पे डॉक्टर्स के पास वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, काम करने पे DDR जैसे रूम नहीं है जो 24 घंटे 48 घंटे काम में लगे रहते हैं, उन्हें ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट फील हो कि वो सेफली अपना काम कर सकें। जो डॉक्टर सपोर्ट में आ रहा है उनके खिलाफ ममता सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है, वो क्या पूरा मामला? ये मामला ऐसा है कि जो भी इनफैक्ट जो भूख हड़ताल पे जो डॉक्टर बैठे हुए उनकी फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है। दूसरे स्टेट में उनकी फैमिली जो बैठी है उनको धमकी दी जा रही है कि अपने बच्चे को वहाँ से हटाओ। आप बताइए। और यही नहीं बल्कि जो डॉक्टर भूख हड़ताल का सिर्फ टी-शर्ट पहन के निकले थे उनको अरेस्ट किया गया, बिना किसी रीज़न बताए, बिना किसी अरेस्ट वारंट के उनको जेल में डाला गया। डॉक्टर्स अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं जस्टिस के लिए और पूरे देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं स्टेट जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उनको बदलने के लिए। हम लोगों की मांग है कि देश के अंदर सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़नी चाहिए और स्वास्थ्य सेवा देते हुए जो चिकित्सक लोग कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। कंप्लीट न्याय तो तभी मानी जाएगी जो इस घटना के पीछे जो मुजरिम है पकड़ा जाए, उसको सजा हो, और इस इंसिडेंट में जो लोग भी पार्टिसिपेंट है सब पकड़े जाए, सबको सजा हो, तथा इस इंसिडेंट के पीछे जो हेल्थ सिस्टम में जो लूप होल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो। जो भूख हड़ताल पे है हम महसूस कर सकते हैं कि स्पेन के साथ इस संघर्ष को चला रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपको लगता है कि न्याय में डिले हो रहा है और आपकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है? एक इमरजेंसी सिचुएशन में कितना टाइम, आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया इंसिडेंट को, तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उनको यही बताने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि हम स्ट्राइक पे नहीं है तो हम प्रोटेस्ट पे भी नहीं है। पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा देश किसी ना किसी फॉर्म में बंगाल वाले लोगों के साथ है, क्योंकि अब ये उनकी बात नहीं रही है, ये हर हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी की बात है। अभी वही वन जस्टिस नहीं है और वही डिमांड जस्टिस हो गया है। 7 दिन चला गया है, 2 महीना हो गया इंसिडेंट से, अभी तक कोई ठीक तरह से काम हुआ नहीं है। जैसा कि दिल्ली RDA एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वो न्याय की मांग को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा और एक सुरक्षित माहौल नहीं बनेगा डॉक्टरों को काम करने के लिए, तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। डिबालोंग स्टेशन पर इंजन समेत 8 डिब्बे हादसे का शिकार हुए हैं और इस घटना में अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। लुमडिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। और प्याज टमाटर के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने हेतु केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और इस बीच उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने प्याज टमाटर के थोक में आपूर्ति की बात की। उन्होंने आपूर्ति से जुड़े प्रमुख रिटेल प्लेटफॉर्म की भूमिका से भी अवगत कराया। वहीं प्याज टमाटर की आपूर्ति के लिए अधिक संख्या में उचित परिवहन सुविधा मुहैया करवाने की भी बात की। सचिव खरे ने ऑल इंडिया रिटेल प्राइस में प्याज टमाटर की बढ़ोतरी का कारण बताया और दिवाली तक इनके दामों में गिरावट आने का भी आश्वासन दिया। पहली बार हमने ये एक कदम उठाया कि हम किस तरह से उस पूरी जगह पे एक बहुत बड़ी संख्या में अनियंस को हम पहुंचा सकें ताकि ग्राहकों को पूरे देश में 35 रुपीज़ kg के हिसाब से अनियंस मुहैया हो सकें। साथ ही साथ हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कोलैबोरेशंस कर लिए हैं, जिसमें सफल, केंद्रीय भंडार और रिलायंस रिटेल सबसे प्रमुख हैं। हम लोगों ने करीब 600 व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री हम पहुंचा रहे हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि हम इसे दिवाली से पहले 1000 व्हीकल्स तक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम इसे कर पाएंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आदिवासी कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन के उद्घाटन के मौके पर शिरकत की। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी समाज की प्रगति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं और इससे उनका गहरा जुड़ाव होता है।
उन्होंने खुशी जताई कि कला के माध्यम से हमें आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सदियों से पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण को आप लोगों ने अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाकर संजोया है। यही कारण है कि मोदी सरकार आपकी प्रगति एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रकृति के प्रति आपकी सद्भाव एवं लोकाचार आज कला के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसकी प्रशंसा जितनी भी हो वो कम ही है। और उधर देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों पर रोकथाम लगाने के मकसद से मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर स्कैम से बचो राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भारतीयों को स्कैम की पहचान करने, खुद को सुरक्षित रखने और स्कैम को रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अभियान को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ टीवी, रेडियो और अखबार के जरिए 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू और दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद भी इस मौके पर मौजूद थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने कहा है कि स्कैम से बचो अभियान भारतीयों में डिजिटल सेफ्टी और सतर्कता को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। स्कैम से बचो कैंपेन, and I'm sure it is being now taken up as a national movement in collaboration as a whole of government approach. It would help create awareness amongst our citizens. It will, in a nutshell, create a culture of digital safety and what you call it as vigilance. And I'm happy that you will be making use of all your platforms, Facebook, Instagram, WhatsApp, and Doordarshan is here, and we'll all collectively try and reach every corner of our country. और संजय जाजू ने साइबर सुरक्षा में दूरदर्शन द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की भी सराहना की। Our public service broadcaster has been playing a huge role in spreading this message of how to be cyber safe, leveraging its wide reach and public trust to disseminate this information. And I'm told that a number of short films, talk shows, and serials which depict cyber fraud scenarios like the OTP scams, digital arrest, fake investment schemes are shown in an engaging manner so that people at large can understand and respond to the threats when they come in real. That they have interactive programs to encourage cyber safety around, and at the same time they also get in experts, law enforcement officers, etc., who come and share their insights and make these topics much more relevant and meaningful to the citizens at large. They've also started a series called Cyber Crime Ki Duniya, Bach Ke Rehna, which is again an attempt to inform and educate the viewers through a useful storytelling format. और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नीति आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार और प्रदर्शनी का दिल्ली में उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरीके से देश भर में अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही बायोफ्यूल का उपयोग होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी और ये 14% से घटकर महज 9% पर आ जाएगा। Cost in India is 14% and China is 8%, USA 12% and European countries is 12%. By adopting these policies and using indigenous alternative fuel or biofuel, I am 100% sure that, and we are making good roads, we are making a lot of green express highway access control, and if the fuel is cost effective, I am 100% sure that within 2 years we are going to reduce the logistic cost up to single digit, 9%.
और एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। स्वागत है, आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि पंजाब की 4 विधानसभा सीटों डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला के लिए उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई थी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने कहा है कि इन उपचुनावों के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। सिबिन सिंह ने कहा है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना व परिणामों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में हिस्सा लिया। 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित 5 दिवसीय सभा के समापन दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष आईपीओ की शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने विश्व सांसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी मुलाकात की। भारतीय शिष्टमंडल ने अन्य देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने और संसदों के परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से संपर्क और संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और एआई के उपयोग पर प्रकाश डाला। आयोजन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा के मुख्य विषय से जुड़े उन प्रमुख वैश्विक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनमें भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय ने हरित प्रौद्योगिकी संचालित और पेपरलेस संसद की भारत की पहल की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में आयुर्वेद के लिए होलिस्टिक अनुसंधान और वैश्विक अवसरों पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव यादव भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीजीआई ने कहा कि बेहतरीन परिणामों के कारण आयुर्वेद पूरी दुनिया में तेजी से प्रचलित हो रहा है। हर कोई स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को अपनाने की बात कर रहा है। अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए सीजीआई ने कहा कि कोविड के दौरान आयुर्वेद को अपनाकर उन्हें काफी लाभ मिला। सीजीआई ने कहा कि अब आयुर्वेद उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका है। I am a strong advocate of Ayurveda and a holistic lifestyle together with my very dear spouse Kalpana. My association with Ayush began during the COVID-19 pandemic, a time when the value of preventive healthcare became more important than ever. During the second and third waves of the pandemic, when I contracted COVID, I was so confident on the healing power of Ayurveda that I did not take any allopathic medicine at all.
Instead, I relied solely on Ayurvedic treatment and holistic approaches, further solidifying my belief in its healing potential. आयुर्वेद के विकास के लिए भारत के कार्यों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आयुर्वेद ने अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव का साक्षी बना है। केंद्र सरकार की नीतियों और आयुर्वेद के प्रति लोगों की बढ़ती रुझान के कारण आज मेडिकल छात्र आयुर्वेद को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश में बच्चे BAMS को MBBS के ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं। इसीलिए हमने भी क्षेत्रों के हित और उनकी आकांक्षाओं को केंद्र में रखते हुए देश में 10 नए आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 9 अक्टूबर को ही हमने प्रामाणिक और सस्ती आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद दवाओं को जन जन तक सुलभता से उपलब्ध करवाना है। कोयला खदानों से जुड़ी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स गैलरी का उद्घाटन राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया गया। इस गैलरी के जरिए लोगों को कोयले से जुड़ी इतिहास और खदानों के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आप भी अगर कोयला खदानों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो चले आइए राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में, जहां कोयले की यात्रा पर गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी का उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज की पीढ़ी गवाह है बदलते भारत की, और इस गैलरी से सभी को कोयला की यात्रा को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। कोयले का निर्माण लाखों 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 वर्षों के बाद के इस निरंतर क्रम में किस तरह से हुआ है, वहाँ से लेकर के कोयले के विभिन्न उपयोग और उपयोग में आने के बाद में जो है अबेंडन माइंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है टूरिस्ट प्लेसेस है, उस दृष्टिकोण से इस खदान में रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। जिस तरह के सिमुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ में जिस तरह का एक्सपीरियंसल जोन जो है बनाया गया है, NCSM ने निश्चित ही अत्यंत गहराई के साथ में देख करके और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की कोशिश किया। मैं सभी को बधाई देते हुए अधिकतम लोग इस म्यूज़ियम के साथ में जुड़ें, इस आकर के इस म्यूज़ियम को देखें, इस अपेक्षा के साथ में आप सब मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा कि कोयला गैलरी विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कोयले की खोज और निष्कर्षण की प्रक्रिया, उपयोग की जाने वाली तकनीकें, अपनाए जाने वाले सुरक्षा को प्रदर्शित करना है। कोयले की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। कोयले जो भारत का है वो दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन है उसका, तो कोयला कैसे बनता है, कैसे खानों से निकाला जाता है, क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, ये गैलरी उसको पूरी तरह से दर्शाती है। तो आप एक कोल माइन के अंदर जा सकते हैं वर्चुअली, मतलब आपको लगेगा 500 फीट नीचे चले जा रहे हैं माइन में। तो ये जो है विजिटर जो कोल माइन में एक्चुअल नहीं जा सकते, यहाँ जाके उसका आनंद ले सकते हैं वो। तो आपको वहाँ तरह तरह की मशीनें दिखाई जाएंगी कि वहाँ पे कोल कैसे निकालते हैं, कैसे कटता है, कैसे बेल्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में कोयले की यात्रा पर गैलरी निर्माण संस्कृति एवं कोल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस मौके पर कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित रहे। दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। साफ तौर पर नवाचार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और ज़्यादा यहाँ पर सुदृढ़ करने के लिए ये बहुत ही कारीगर साबित होगा। और साफ तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से जो जागरूकता है उससे लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे और कोयले के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी उनको मिलती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आर्थिक जगत की सुर्खियां।